आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सर्किट ब्रेकर की स्कीमेटिक डायग्राम है हम उसे पूरी तरह से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हर एक कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होगा जो भी इस स्कीमेटिक डायग्राम में दिया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आप स्कीम में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जो कि कस्टमर की तरफ से आ रहा है। तो ये जो सप्लाई है वो कनेक्ट किया है 101 और 102 टीवी पर। अभी 101 और 102 क्या है? ये है टीवी नंबर्स जो कि अलग अलग टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं ब्रेकर में, जो कि उसका एलवी कंपार्टमेंट होता है। तो ये सप्लाई वहां पे कनेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे वायर का नंबर दिया है J1 और J2। उसके बाद दिया है ये सप्लाई गया है आगे जो कि है MCB 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 एम्पियर का MCB यूज किया है उन्होंने। और MCB का जो फंक्शन है वो होता है किसी भी सर्किट में अगर ओवरलोड होता है या फिर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम MCB यूज करते हैं। ओके, तो 16 एम्पियर तक ये MCB उसे जो करंट है वो लिमिट करेगा। 16 एम्पियर से अगर ऊपर जाता है तो आपका जो भी सर्किट है वो ट्रिप हो जाएगा। तो MCB से अभी ये सप्लाई अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो है वो नेगेटिव है और एक जो है पॉजिटिव है। तो J3 वायर जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव सप्लाई है और J4 जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव सप्लाई है। तो आप नेगेटिव देख सकते हैं जो MCB से आई है वो गई है क्लोजिंग सर्किट, ट्रिपिक सर्किट 1 और ट्रिप सर्किट 2। ये जो तीनों फ्यूज है यहाँ पे नेगेटिव गई है, क्योंकि हम नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं J4 वायर गई है FC2 पर जो कि 6 एम्पियर का फ्यूज है क्लोजिंग सर्किट में। सेम 6 एम्पियर का फ्यूज ट्रिप सर्किट 1 और ट्रिप सर्किट 2 में यूज किया है। उसके बाद 6 एम्पियर जो फ्यूज है वहां से वो वायर जो निकली है वो गई है, आप देख सकते हैं K12 करके वायर है, तो ये यहाँ पे नंबर दिया है। ये ऊपर गई है 94 जो कि है आपका एंटी मॉम्पिंग डिवाइस। तो एंटी मॉम्पिंग डिवाइस हम इसे ड्राइंग में अभी मतलब वीडियो में हम इसे APD बुलाएंगे। तो APD को अभी ये वायर गई है जो कि इसका A1 और A2 दिया है। तो A2 को हमने J4 जो मतलब वायर निकली है उससे वो K12 बन गई और K12 वायर हमने एंटी मॉम्पिंग को दे दी। और सेम वायर हमने जो 204 है नंबर, तो वो जो है अभी वो टर्मिनल ब्लॉक 2 है जहाँ पे मोटर या फिर जो आपकी क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल है वो कनेक्शन आते हैं, तो वहां पे हमने नेगेटिव दे दी है। उसके बाद जो है FT2 है जो कि 6 एम्पियर फ्यूज है, वहां से हमने निकाला वो दिया है 112 नंबर पर। आप K2 वायर देख सकते हैं 112 को, और वहां से 112 नंबर पे जो वायर है K2 वो गई है आगे 206 पर जो कि टीवी नंबर TP2 का। तो वहां पे K2 देख रही है और वो जो है कॉइल वो ट्रिप कॉइल जो आपकी होती है सर्किट में। अभी यहाँ पे इस सर्किट में आप इस ब्रेकर में डबल ट्रिप कॉइल यूज की गई है, इसलिए यहाँ पे 2 सर्किट है ट्रिपिंग के। ओके, तो एक साथ आपकी दोनों ट्रिप कॉइल ऑपरेट होंगी जब आपके ब्रेकर को डीसी सप्लाई मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रिप कॉइल 1 है उसको सप्लाई मिल गया नेगेटिव। उसके बाद जो है ट्रिप सर्किट 2 को जो K52 वायर है तो वहां से गई है 118 पर। 118 से वो गई है 208 नंबर पर, आप देख सकते हैं K52A। और ये जो सर्किट है आगे कंटिन्यू होता है जो कि जाता है पेज नंबर 2 पर। ओके, तो हम अभी इस वीडियो में से पेज नंबर 1 ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे आगे जो इंडिकेशन सर्किट रहता है या फिर जहां पर भी डीसी सप्लाई की जरूरत है वो वहां पर आगे चला गया। ठीक है, सेम यहाँ पे आप इस साइड देख सकते हैं J3 वायर भी आई है जो कि गई है क्लोजिंग सर्किट के FC1 फ्यूज पर, वहां से गई है वो FT1 फ्यूज पर। अभी आप जो नाम देख रहे हैं FC1 या फिर FT1, ये जो नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं जो ब्रेकर का सर्किट है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है। अभी C मतलब क्लोजिंग, FC1 में जो C है वो क्लोजिंग है, F मतलब फ्यूज। ओके, और 1 मतलब जो अभी पॉजिटिव सप्लाई के लिए 1 यूज किया है, और नेगेटिव सप्लाई में आप देख सकते हैं जो FC2 दिया है इसका मतलब है 2 मतलब नेगेटिव। तो हर किसी इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहता है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे FT1 पर गई है, T मतलब ट्रिप 1। ओके, और FT2 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप FT2 मतलब जो नेगेटिव वायर है ट्रिप सर्किट 1 की। उसके बाद FT3 है जो कि है ट्रिप सर्किट 2 की पॉजिटिव वायर, और FT4 है वो है ट्रिप सर्किट 2 की नेगेटिव वायर। तो ये फ्यूज के ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है,
और आगे फिर J3 जो है वो कंटिन्यू कर दिया है नेक्स्ट पेज के लिए, जो नेक्स्ट इंडिकेशन सर्किट के लिए सप्लाई जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अभी सर्किट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आगे, ओके, और उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, तो अभी हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं FC1 फ्यूज से, जहाँ पर आपका पॉजिटिव आ चुका है, ओके। तो अभी ये जो है K11 वायर फ्यूज 1 से FC1 फ्यूज से निकाली है और वो गई है आपके लोकल रिमोट स्विच पर। अभी लोकल रिमोट स्विच जो होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो होता है ये या तो आप किसी भी एक कंडीशन में रख सकते हैं, या तो लोकल में या फिर रिमोट में। अगर आप ब्रेकर को लोकली कंट्रोल करना चाहते हैं, लोकली मतलब जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पर आपके सामने ब्रेकर है और आप वहीं से उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इस स्विच को लोकल पर रखें और आप फिर उसे कमांड अगर देंगे तो आप उसे TNC स्विच से क्लोज कमांड, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं लोकली, ओके। और आप उसे अगर रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं, रिमोटली मतलब है अगर आप SCADA सिस्टम से कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कोई कंट्रोल रूम है जहाँ पर PLC है, आप उसे वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिमोट क्लोज का ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सप्लाई जो है वो कैसे वहाँ पर जा रहा है, आप उसे लोकली कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम अभी पहले हम देखते हैं कि लोकली आपको अभी कैसे ऑपरेट करना है ब्रेकर। तो लोकली मतलब आपको स्विच लोकल पे रखना होता है। और ये जो सप्लाई है अभी K11 की वायर गई है लोकल रिमोट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो LR करके दिया है। तो जो LR है वो है वहाँ पे नंबर्स ये है, एक है 1A और उसके ऊपर है 2B। तो 1A और 2B क्या है, ये जो है ये नंबर्स होते हैं लोकल रिमोट के स्विच पर, और ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आपको मतलब ये स्पेसिफिकली अगर आप लोकल में रखते हैं तो आपको 1A पर रखना होता है। अभी डिपेंड करता है कि किस मेक का या फिर किस कंपनी का आप स्विच यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये नंबर अलग भी हो सकते हैं, ओके। तो 1 है अभी इसमें जो है वो है लोकल कॉन्टैक्ट। तो अगर आप लोकल पर रखेंगे तो 1A का जो कॉन्टैक्ट है वो आपका NC हो जाएगा, ओके। और जो आपका 2B का कॉन्टैक्ट है वो आपका NO हो जाएगा अगर आप लोकल पर रखते हो, ओके। और अगर आप स्विच को रिमोट पर रखते हो तो वही कॉन्टैक्ट आपका रिमोट में हो जाएगा, जब 2B कॉन्टैक्ट जो है रिमोट पर रखने पर वो NC हो जाएगा और जो 1A कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये स्विच काम करता है और इसी तरह से आपका जो सप्लाई है वो आगे कंटिन्यू होता है। तो अभी हम लोकल पर रखेंगे, तो लोकल का पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम रिमोट का देखेंगे। तो लोकल पर अगर आपने रख दिया स्विच तो 1A तक तो कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और वो आगे आ जाएगा। उसके बाद जो K15 वायर है A से निकलकर वो गई है TNC स्विच पर। अभी TNC स्विच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। TNC स्विच जो होता है ये ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज कंडीशन, ये 3 कंडीशन के लिए ये स्विच बनाया है। अगर आप लोकली ब्रेकर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप TNC स्विच को आप या तो क्लोज पर शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रिप पर, किसी एक ही कंडीशन पर। और ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है वो होती है न्यूट्रल, मतलब आप अगर उसे एक बार क्लोज करके छोड़ देंगे तो वो फिर से न्यूट्रल की पोजीशन पर आ जाएगा, ओके। सो ये क्लोजिंग सर्किट में आप जो दिया है TNC स्विच, तो आप देख सकते हैं इसके भी नंबर्स हैं जो कि है 2 और B। तो K15 की वायर वो जो गई है वो गई है 2 पर, और 2 से निकलकर वो B पर कब जाएगी, जब आप TNC स्विच को उसकी जो क्लोज पोजीशन है उसका नॉब उस पर ले जाएंगे, तभी वो कॉन्टैक्ट NC होगा और आपका सप्लाई जो है वो आगे जाएगा, ओके। अगर आप उसे अगर कुछ नहीं करते, अगर वो न्यूट्रल पर है तो वो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो NO ही रहेंगे वो दोनों कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अभी हम देखते हैं अगर आप TNC स्विच को क्लोज पर करेंगे तो वो सप्लाई आगे आ जाएगा, मतलब आपका सप्लाई 2 से आ गया B तक, यानी कि K17 वायर। तो K17 वायर गई है आगे, जो कि है फ्यूचर इंटरलॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फ्यूचर इंटरलॉक। तो 105 नंबर और 106 नंबर, यहाँ पर एक वायर लूप, अगर आप समझिए, अगर फ्यूचर इंटरलॉक हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो फ्यूचर इंटरलॉक का यूज़ जो है वो होता है अगर आप भविष्य में अगर आप कोई एडिशनल सुरक्षा या मतलब अगर आपको कोई एडिशनल एक प्रोटेक्शन चाहिए या फिर इंटरलॉकिंग चाहिए, तो उसके लिए एक ये स्पेस छोड़ा गया है, तो इसीलिए हम फ्यूचर इंटरलॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप ब्रेकर क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे किसी वायर लूप को भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब वायर अगर आपने कनेक्ट कर दी 105 और 106 नंबर में तो आपका कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। तो 105 से 106 तक आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ओके।
आगे है उसके कैसल लॉक। तो कैसल लॉक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये रिमोट क्लोज कैसे होगा। तो फिर से हम चलते हैं वहीं पर, आपका जो FC1 से कॉन्टैक्ट आया है लोकल रिमोट स्विच पर, तो K11 की वायर आप देख सकते हैं ऊपर गई है जो लोकल रिमोट के 2 और B दिए है। तो 2 और B यानी कि आपका जो अगर स्विच आप रिमोट में रख रहे हैं तो ऊपर का आपका जो 2B कॉन्टैक्ट है वो NC हो गया और जो नीचे का 1A कॉन्टैक्ट है वो NO हो गया। ओके, एक बार में वो किसी एक ही कॉन्टैक्ट पर जा सकता है। तो K11 की वायर ऊपर आ गई 2 पर और 2 से निकलकर वो गई है B पर, अगर आपका कॉन्टैक्ट NC हो गया है अभी तो K13 वायर आप देख सकते हैं और वो आगे गई है 103 नंबर पर, मतलब TB के जो 103 नंबर है वहां पर K13 की वायर आ गई और वहां पे आप देख सकते हैं रिमोट क्लोज दिया है ऊपर। तो ये रिमोटली क्लोज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका सप्लाई आ गया 103 नंबर तक, ठीक है, K13 से। उसके बाद जो है नीचे का जो है K17 वायर आप देख सकते हैं जो TNC की B पर कनेक्ट की गई है, वही वायर ऊपर से आ गई है 104 नंबर तक, यानी कि उन्होंने सेम वायर ली है 104 नंबर के टीवी पर। यानी कि जब भी आप 103 और 104 को क्लोज करोगे, यानी कि किसी वायर लूप से आप उसे कनेक्ट कर दोगे, तो आपका सप्लाई सिंपली 103 से 104 तक जाएगा और वो आगे बढ़ते हुए जाएगा K17 से लेकर वो जाएगा फ्यूचर इंटरलॉक पर। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए कि आपका ब्रेकर रिमोटली कैसे ऑपरेट होगा। अगर आप स्विच को रिमोट पर रखते हैं तो सप्लाई ऊपर से आएगा, नीचे से नहीं आएगा तब। तो 106 नंबर तक अपना सप्लाई आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कैसल लॉक। ओके, तो ये जो है कैसल लॉक, इसे हम मैकेनिकली भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर उसका फोटो दिखा दूंगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मैकेनिकल ही डिवाइस है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लिया गया है, जो कि इसके जो की होती है कैसल लॉक की, वो आपको पोजीशन वो सिलेक्ट करने में मदद करती है। यानी कि आपका अगर ब्रेकर ऑलरेडी ट्रिप कंडीशन में है तो वो कॉन्टैक्ट NC रहेगा अगर आप मैकेनिकली उस की को NC कॉन्टैक्ट पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया है K17A और K19 का कॉन्टैक्ट वो NC कॉन्टैक्ट है, CL मतलब कैसल लॉक। तो कैसल लॉक का मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज़ क्यों करते हैं, वो आप समझ लीजिए पहले। तो कैसल लॉक को हम यूज़ करते हैं एक प्रोटेक्शन लॉक की तरह, जो ये सुनिश्चित करता है कि सर्किट जो है वो केवल तभी ऑपरेट हो जब ये सही स्थिति में हो। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये जो कैसल लॉक का कॉन्टैक्ट है, अभी ये NC है। ओके, तो K17A से K19 तक हमारा सप्लाई आगे आ गया। ओके, और अभी K19 से लेकर वो गया है आगे एक ऊपर जो है वो 94 है, वो जो कि है हमारा APD यानी एंटी पंपिंग डिवाइस, वहाँ पर मिल गया। पहले से हमने वहाँ पर नेगेटिव दे रखी थी तो वो वहाँ पर चला गया और नीचे से और वो K19 की वायर जा रही है फिर से 94 पर, जो कि एक उसका चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15, 16 और 18 लिखा हुआ है। तो 15 और 16 का जो कॉन्टैक्ट है वो NC है, वहाँ से वो डायरेक्टली जाएगा K21 तक, और जो नीचे का कॉन्टैक्ट है 18 का वो ओपन कॉन्टैक्ट है बस। ओके, तो वहाँ पे कोई वायर नहीं है। लेकिन ये जो 15-16 का कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है ये नॉर्मल कंडीशन में NC रहता है। जब अपना जो एंटी पंपिंग है उसको जब भी सप्लाई मिलता है तो वो कॉन्टैक्ट जो है 15-16 का वो NC से NO हो जाएगा। यानी कि जो 15-16 का आपको जो दिख रहा है NC, वो 15 से 18 तक चला जाएगा, जो 16 का कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि जो आपका क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जा रहा है आगे तक, वो कॉन्टैक्ट वहीं पर कट हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी एंटी पंपिंग का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि अगर ब्रेकर को अगर कंटिन्यूस क्लोजिंग कमांड जा रही है तो तभी ये उसे कट कर देगा। यानी कि आपके ब्रेकर को एक बार ही क्लोजिंग कमांड जाएगी, दूसरे बार वो जाएगी ही नहीं, क्योंकि यही से सप्लाई कट हो रहा है। ठीक है, तो आपने एंटी पंपिंग का भी समझ लिया। तो इलेक्ट्रिकली जो कैसल लॉक है उसका भी यहीं पे आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक्सीडेंटल ऑपरेशन ना हो, इसीलिए यहाँ पे कैसल लॉक भी दिया गया है। तो यहाँ पे ड्यूअल प्रोटेक्शन है क्लोजिंग कॉइल को, आप यही समझ लीजिए। ठीक है, तो कैसल लॉक को इलेक्ट्रिकली कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कैसल लॉक की जो की है आप उसे NO कर देंगे, यानी कि जब भी आपका ब्रेकर क्लोज है और कैसल लॉक ऑपरेट करते हो ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि मैकेनिकली वो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। आप जो देख रहे हैं कि जो कैसल लॉक का कॉन्टैक्ट है ये जो NC से NO हो जाएगा। ओके,
तो ये एनओ तब होगा जब आप की को मैकेनिकली आप उसे अगर ऑफ कर देंगे तो ब्रेकर भी ट्रिप हो जाएगा और आपका जो ये एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ हो जाएगा। इससे आपको दो फायदे होते हैं, जो कि होता है आपका ब्रेकर है वो जब तक आप कैसल लॉक को ऑन कंडीशन में नहीं लाते तब तक वो कंटिन्यूसली ट्रिप ही रहेगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी आप तब तक उस ब्रेकर को क्लोज भी नहीं कर सकते, ना तो आप इलेक्ट्रिकली क्लोज कर सकते हैं ना ही मैकेनिकली। इलेक्ट्रिकली इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है एनसी आपका तभी एनओ हो जाएगा, तो एनओ होने के बाद में आपका सप्लाई आगे जा ही नहीं पाएगा, ना ही एंटी पंपिंग तक ना ही क्लोजिंग कॉइल तक। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ZZ स्विच को। तो ZZ स्विच क्या है हम उसे समझ लेते हैं अभी। तो ये जो 94 से आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट जो कि 21 वायर है, तो ये आ चुकी है यहाँ तक ZZ स्विच के, जो A और B दो यहाँ पे टर्मिनल दिए हैं तो A तक आ गया है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं ड्राइंग में NO दिख रहा है, ओके ZZ2। तो NO क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक स्विच है, एक छोटा स्विच रहता है जिसमें 3 टर्मिनल रहते हैं। एक रहता है कॉमन, एक रहता है आपका एक NO और NC। तो कॉमन टर्मिनल वहां पे एक आपकी वायर आ जाती है, ओके, और एक वायर जो होती है या तो वो NO पर रहती है या तो वो NC पर रहती है। डिपेंड करता है कि आपको जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा चाहिए। तो अगर यहाँ पे अभी क्या दिया है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया है, एक कॉमन को दे दिया है K21 और जो K23 की वायर है वो दी है NO पर, ओके। तो इस सर्किट में NO कॉन्टैक्ट लिया गया है। तो इससे होता क्या है कि ये स्विच जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि ये स्विच आपका जो ब्रेकर का मैकेनिज्म रहता है उस मैकेनिज्म का एक इंडिकेटर रहता है। मैं आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक इंडिकेटर है चार्ज और डिस्चार्ज और दूसरा है ऑन और ऑफ। तो जो चार्ज और डिस्चार्ज का इंडिकेटर है उसके नीचे इस स्विच को प्लेस किया जाता है और इसका रीजन ये है क्योंकि चार्ज और डिस्चार्ज इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करते हैं कि आपका ब्रेकर चार्ज हुआ है। ब्रेकर यानी कि मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रिकली उसके मतलब अगर हम उसे दोनों तरफ से हम उसे चार्ज कर सकते हैं, मोटर से भी चार्ज कर सकते हैं या फिर उसका एक हैंडल रहता है जो कि मैकेनिकली वो मोटर को जो उसका शाफ्ट है वो घुमाता है तो आपका मैकेनिज्म चार्ज हो जाता है। तो हम उसे वैसे भी चार्ज कर सकते हैं, तो तभी आपका इंडिकेटर जो है वो चार्ज हो जाता है। तो जब भी आपका मैकेनिज्म चार्ज हो जाएगा इंडिकेटर, तो उसके नीचे जो भी ये स्विच रहता है तो वो इंडिकेटर मैकेनिकली उस स्विच को प्रेस कर देता है। यानी कि आपका स्विच अगर प्रेस हो जाए तो वो NO से NC हो जाता है, यानी कि आपका ये जो कॉन्टैक्ट है ना ZZ2 का NO कॉन्टैक्ट वो NC हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ये भी एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि जब तक आपका ब्रेकर चार्ज नहीं हो जाता तब तक आप उसे क्लोज नहीं कर सकते, ओके। और ये सभी ब्रेकर्स को अप्लाई होता है, आप किसी भी ब्रेकर को उसकी स्प्रिंग चार्ज किए बिना क्लोज नहीं कर सकते। तो ये हमेशा याद रखें, ओके। तो ये स्विच इंटरलॉक की तरह वर्क करता है, ओके। तो यहां से अभी सप्लाई जाता है VCB 52 पर। अभी ये VCB 52 क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1 और 2 आप देख सकते हैं, ये एक NC कॉन्टैक्ट है। तो ये VCB 52 जो है ये एक ऑक्सिलरी स्विच रहता है ब्रेकर में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो स्विच रहता है ये इसका कॉन्टैक्ट रहता है। अभी उसमें बहुत से कॉन्टैक्ट रहते हैं। उस स्विच पर आपको जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट से जो कि क्लोजिंग सर्किट में आते हैं, ट्रिपिंग सर्किट के कॉन्टैक्ट से ट्रिप सर्किट 1, ट्रिप सर्किट 2 या फिर इंडिकेशन सर्किट के कॉन्टैक्ट्स या फिर कई सारे ऐसे स्पेयर कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जो इस स्विच पर लिए जाते हैं, जो कि आगे हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जो आपका ब्रेकर जिस भी कंडीशन में रहता है, अगर आपका ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है तो ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। यानी कि अभी आप जो ड्राइंग देख रहे हैं ना, ये पूरी स्कीमेटिक जो है वो ट्रिप कंडीशन में है। यानी कि जब भी आपका ब्रेकर ट्रिप होगा ना तभी ये जो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर जैसे दिए गए हैं एज इट इज वैसे ही रहेंगे, और जब आपका ब्रेकर क्लोज होगा तो तब ये कॉन्टैक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि आप जो अभी ये कॉन्टैक्ट देख रहे हैं VCB 52 का क्लोजिंग सर्किट में 1 और 2, ये अभी NC दिया है, तो ये NC तभी रहेगा जब भी आपका ब्रेकर ट्रिप रहेगा। ये कॉन्टैक्ट जब आपका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा ना एक बार, तो ये कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा और ये NO हो जाएगा। सेम आप ट्रिप सर्किट 1 में भी देख सकते हैं, 3 और 4 का ये जो VCB 52 का कॉन्टैक्ट है ये NO दिया गया है। तो अभी ये कॉन्टैक्ट NO है, इसका मतलब क्या कि आपका ब्रेकर ट्रिप है तो ये कॉन्टैक्ट NO रहेगा, और जब आप उसे क्लोज करोगे तो ये कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा।
जिससे कि आपके ब्रेकर की कॉइल जो है ट्रिप कॉइल, उसे आप टीएनसी या फिर लोकली या फिर रिमोटली डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हैं। इसका मतलब अभी आप समझ गए कि ये जो ड्राइंग है वो कैसे बनाई है। तो ऑक्सिलरी स्विच का ये भी एक एडवांटेज है कि आपका जो ब्रेकर है उसे अगर आपका समझ लीजिए कि अगर अभी ब्रेकर मेरा क्लोज है, ओके, तो क्लोज होने के बाद में अगर मैं उसे सप्लाई दे रहा हूं तो मेरा सप्लाई वैसे भी वहां तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज होने के बाद ये कांटेक्ट तो एनो हो जाएगा, तो ये सप्लाई अभी बस यही तक आ जाएगा, मतलब ये जो है ना K23 वायर है वही तक आ जाएगा और आगे जाएगा नहीं। तो आपका जो ऑक्सिलरी स्विच है वो आपकी जो कॉइल है ब्रेकर की उसे भी डैमेज होने से बचाता है, कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं जाने देता। सेम क्लोज कॉइल और ट्रिप कॉइल को भी, क्योंकि अगर आपका ब्रेकर अभी ट्रिप है तो ऑलरेडी तो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट दिया है ना, तो आप उसे ट्रिप अगर अभी करेंगे भी तो भी आपका सप्लाई सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं K7 वायर जो 3 तक आई है ऑक्सिलरी स्विच के, वही तक जाएगा, उससे आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑक्सिलरी स्विच का ये भी एक उपयोग है। उसके बाद हम देखेंगे जो ऑक्सिलरी स्विच है, अभी ये तो एनसी है तो वहां से सीधा कांटेक्ट आ गया। अभी एक और बात है कि ये जो ऑक्सिलरी स्विच है इसका एक लीवर रहता है जो कि सीधा कनेक्ट रहता है हमारे मैकेनिज्म से, यानी कि जब भी आपका ब्रेकर क्लोज होगा तो उसके हिसाब से ये ऑक्सिलरी स्विच के लीवर की पोजीशन चेंज होगी, यानी कि और आपका ब्रेकर जब भी ट्रिप होगा तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और जब भी इसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसी हिसाब से उसके जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो भी चेंज होते हैं। ओके, सो एनओ से एनसी वो इसी तरह से होते हैं, तो ये इंटरलिंक रहता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्विच ऑक्सिलरी स्विच से वो सप्लाई आ गया है हमारे 203 नंबर, मतलब जो K25 वायर आप देख रहे हैं वो सप्लाई वहां तक आ गया है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक, और K25 तक आ गया है सप्लाई, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉइल है K25A के नाम से, यानी कि वहां पे एक फेरियोल है जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पर उसे सप्लाई मिल गया, यानी कि तब आपकी क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट होगी, तब वो एक्चुएट होंगी, तो तभी आपका ब्रेकर क्लोज होगा। और यहाँ पे और एक दिया है VCV52 करके, जो भी आप ये स्क्वायर में सिंबल देख सकते हैं XF1 और XF2, तो ये क्लोजिंग कॉइल है। ठीक है, सेम आप नीचे देखेंगे ट्रिप सर्किट 1 में VCV52 और MX1 और MX2 दिया है, तो ये आपकी ट्रिप कॉइल 1 है। और जो उसके भी नीचे ट्रिप सर्किट 2 है वो है MX3 और MX4, तो ये ट्रिप कॉइल 2 है। तो इसी तरह से इसे कॉइल के भी नाम दिए गए हैं। तो आपका सप्लाई कॉइल तक कैसे पहुंचा मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्लोजिंग सर्किट का। ठीक है, सेम आप देख सकते हैं अभी क्लोजिंग सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल गया। अभी हम देखते हैं कि ट्रिप कॉइल को कैसे मिलेगा। अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया तो वो सेम जैसे FT1 फ्यूज तक सप्लाई आ गया तो वहां से गया है लोकल रिमोट स्विच तक, लोकल रिमोट स्विच से गया है TNC तक। अभी इसमें और क्लोजिंग सर्किट में, ट्रिप सर्किट और क्लोजिंग सर्किट में बस एक ही डिफरेंस है कि क्लोजिंग सर्किट को दिया है सप्लाई इस ड्राइंग में रिमोट क्लोज से, मतलब आप रिमोटली बस एक ही जो कॉन्टैक्ट है वहां से उसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमोट ट्रिप एक ये कॉन्टैक्ट और उसके नीचे जो दिया है ना ट्रिपिंग फ्रॉम प्रोटेक्टिव रिले, यानी दोनों तरफ से आप उसे रिमोटली ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी सेम कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सेम अभी आपका फ्यूज से जो है वो सप्लाई आ गया लोकल रिमोट स्विच पर। लोकल रिमोट स्विच आपको लोकल में रखेंगे तो सेम सप्लाई आगे जाएगा TNC तक, और TNC स्विच को जब भी आप ट्रिप के पोजीशन पर रखोगे, मतलब मैकेनिकली आप उसे मूव करोगे उस नॉब को ट्रिप पर, तभी आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और आगे तो ऑक्सिलरी स्विच है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जब आपका ब्रेकर क्लोज होगा तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट दिया है ना K7 का और K9 का, वो कॉन्टैक्ट आपका NC हो जाएगा, यानी कि आपके ट्रिप कॉइल को डायरेक्टली सप्लाई चला जाएगा TNC स्विच से। और आपका लोकली तो अभी ट्रिप हो गया, और मैं आपको रिमोटली बताता हूँ कैसे होगा। तो रिमोटली कैसे होगा कि आपका जो स्विच है लोकल रिमोट का, आप उसे रिमोट कंडीशन पर रख दीजिए, और उसके बाद रिमोट पर रखने के बाद वो सप्लाई जाएगा ऊपर से, या जो आप 4D देख रहे हैं ना, तो वो कॉन्टैक्ट आपका NC हो जाएगा। उसके बाद वो 108 नंबर तक आपका सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, जो K3 वायर देख रहे हैं। और सेम उन्होंने TNC स्विच से एक A से जो वायर निकाली ना, तो उन्होंने 2 वायर निकाली है इस बार। एक दी है उन्होंने 109 पर जो कि रिमोट ट्रिप के लिए है,
और एक दिए नीचे 110 तक, जो कि है प्रोटेक्टिव रिले से, ट्रिपिंग फ्रॉम प्रोटेक्टिव रिले। ओके, और सेम लोकल रिमोट से भी उन्होंने 2 वायर निकाली थी, जैसे एक ऊपर एक नीचे ली है उन्होंने, जो कि है 107 नंबर पर K1 की वायर। तो फ्यूज से वो निकल कर सीधे गई है टीबी नंबर 107 पर। तो आप 2 तरह से, मतलब यानी कि आप 108 और 109, जब उस कॉन्टैक्ट को आप शॉर्ट करोगे वायर से, तो आपका ब्रेकर रिमोटली ट्रिप होगा। और सेम अगर आप 107 और 110 उस कॉन्टैक्ट पर अगर आप शॉर्ट करोगे, उस कॉन्टैक्ट को एनसी करोगे, तब भी आपका ब्रेकर ट्रिप होगा। ओके, तो अभी ये 2 क्यों लिए, क्योंकि आप इसका नाम ही दिया है रिमोट ट्रिप, यानी कि आप रिमोटली ट्रिप कर सकते हैं। वो तो हो गया सेम रिमोट क्लोज के जैसा। और जो नीचे वाला है ना, वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव रिले रहता है। अगर प्रोटेक्टिव रिले यानी कि जो भी सिस्टम में आपके रिले रहते हैं, जब भी आपका जो फॉल्ट आता है, यानी कि आपका या तो ओवर करंट रहने दो या फिर अर्थ फॉल्ट रहने दो, तब भी आपका जो करंट है वो बढ़ जाएगा और आपका रिले सेंस कर लेगा। तो रिले सेंस करने के बाद वो आपके ट्रिप कॉइल को डायरेक्टली यहां से सप्लाई दे सकता है। ओके, तो जो प्रोटेक्टिव रिले है ना, वो क्या करेगा कि यही से उस कॉन्टैक्ट को सप्लाई देगा और वो सीधे जाएगा ट्रिप कॉइल तक। यानी कि आपका ये जो सर्किट है ना, लोकल रिमोट टीएनसी, उसे वो बाईपास कर देगा सीधा। तो क्योंकि अब जब भी आपकी फॉल्ट कंडीशन रहती है, तो तब ये जरूरी रहता है कि आप जल्द से जल्द उस ब्रेकर को ट्रिप कर दे और आपके जो भी इक्विपमेंट है, आपके सबस्टेशन में हो या आपके जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हो, उसे अगर बचाना है तो वो जल्द से जल्द ट्रिप होना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव रिले का यही फंक्शन रहता है कि आपका जो ब्रेकर है उसे विद इन अ सेकेंड ट्रिप कर दें। तो इसीलिए ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और हम आगे और एक देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी स्विच, जो आपको आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो K9 की वायर है ना, वो एक वायर गई है ऊपर तक, जो कि है प्री क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रिपिंग कॉइल। यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी ये क्यों यूज करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, अभी यहाँ पे दिया ना ये पोस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट क्लोज क्या होता है। तो ये कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ये सर्किट को ट्रिपिंग या क्लोजिंग के दौरान किसी मतलब खास स्टेट में इंटरलॉक करते हैं। ओके, ताकि सर्किट जो है आपका वो सही तरीके से काम कर सके। अभी जो प्री क्लोज कॉन्टैक्ट है, वो आप जब भी आप CRP जो भी होता है आपका कंट्रोल एंड रिले पैनल, तो उसमें एक रिले रहता है जो कि है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, जो कि आपका जो ट्रिप सर्किट है उस पर खास ध्यान रखता है कि आपका ट्रिप सर्किट सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं। तो ये जो कॉन्टैक्ट है प्री क्लोज कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट जाते हैं उसमें, यानी कि ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले में। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही देख सकते हैं। और अगर आपको कॉइल की कंडीशन अगर चेक करनी है, यानी कि वो सही से ऑपरेट हो रही है कि नहीं, तो आप टेस्टिंग करते समय जबकि आप जब भी ब्रेकर की रूटीन टेस्ट होती है, तो उसमें वो चेक ऐसे करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 108 नंबर, वहां पे K3 की वायर है, तो ये अपना क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, जो कि आपके लोकल रिमोट स्विच जो कि आपके फ्यूज से आ रहा है FT1 से, और 108 नंबर पर गया है K3 पर। वो K3 और ये जो 111 पे जो K101 वाली वायर है ना, यहाँ पे भी एक उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया है ऑक्सिलरी स्विच का, जो कि NC है। तो वो कॉन्टैक्ट इसीलिए लिया गया है क्योंकि आपका जब भी ब्रेकर ट्रिप हो और आपको ट्रिप कॉइल उसे सही से ऑपरेट हो रही है कि नहीं, वो अगर देखना है। अगर बिना ब्रेकर को क्लोज किए, ये बात ध्यान रखिए कि आप बिना ब्रेकर को क्लोज किए भी आप सिर्फ ट्रिप कॉइल को चेक कर सकते हैं कि वो ऑपरेट होती है कि नहीं। ओके, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 108 नंबर और 111 नंबर को अगर आप वायर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि वो सप्लाई अगर आप कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका जो पॉजिटिव है वो जाएगा सीधा K3 से 111 पर, यानी कि वो कॉन्टैक्ट जाएगा NC हो जाएगा, और K101 से निकलकर वो सीधे जाएगा K9 तक, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट तो NC है ना अपना, ब्रेकर ट्रिप है। तो ये NC कॉन्टैक्ट होते वक्त हो रहेगा, तो ये कॉन्टैक्ट सीधा जाएगा K9 तक, और K9 से जाएगा अपना K9A, यानी कि आपके ट्रिप कॉइल को पॉजिटिव मिल जाएगा। और नेगेटिव ऑलरेडी हमने पहले से ही दिया है, तो डायरेक्टली आपकी जो ट्रिप कॉइल है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो ये इसका फायदा रहता है कि आप कॉइल को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, यानी कि ये प्री क्लोज, यानी कि ब्रेकर को जब भी आप क्लोज करने से पहले इस कॉन्टैक्ट को लिया गया है। आप ब्रेकर क्लोज होने से पहले ही आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये इस कॉन्टैक्ट का मतलब है। ठीक है, और आपने अभी प्रोटेक्शन रिले का भी देख ही लिया कि ये यूज क्यों होता है। अगर आप
सही से एक बार समझना चाहते हैं तो आप एक ध्यान में रखिए कि प्रोटेक्टिव रिले मतलब फॉल्ट्स का पता लगाकर ये ट्रिप सिग्नल भेजता है, और जिससे कि आपका जो सर्किट है वो सेफ्टी के हिसाब से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये इसका मीनिंग है। ओके, उसके बाद है ट्रिप सर्किट 2। अभी जैसे कि ट्रिप सर्किट 1 एक्ट करता है वैसे ही ट्रिप सर्किट 2 सेम एक्ट करता है। और यहाँ पे डबल ट्रिप कॉइल सिर्फ इसीलिए लिए कि अगर आपके ट्रिप सर्किट 1 में अगर कोई इश्यू रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या अगर आपकी कॉइल है वो खराब हो जाती है, ओके, या फिर डैमेज हो जाती है, तब आपकी जो दूसरी कॉइल है वो आपकी पिक्चर में आ जाती है। तो ट्रिप सर्किट 2 इसीलिए लिया गया है इस ब्रेकर में। तो आप मतलब किसी भी आपकी जो रिलायबिलिटी है ब्रेकर की वो बढ़ जाती है उससे। तो आप सोचिए खुद कि अगर एक ही ट्रिप कॉइल है तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रिप कॉइल 1 अगर कुछ उससे प्रॉब्लम आ जाता है ट्रिप सर्किट को, तो आपका ब्रेकर तो ट्रिप होगा ही नहीं ना। इसीलिए यहाँ पे ट्रिप सर्किट 2 को भी लिया गया है। और इसका भी सेम फंक्शन है, आप देख सकते हैं सेम। यहाँ से वो लोकल रिमोट फ्यूज से आप लोकल रिमोट पर सप्लाई जाएगा और लोकल रिमोट से टीएनसी पर। और सेम यहाँ पे रिमोट ट्रिप दिया है और ट्रिपिंग फ्रॉम प्रोटेक्टिव रिले दिया है, यानी कि आपका जो रिले है वो दोनों कॉइल को एक साथ सप्लाई भेजेगा जब फॉल्ट होगा तब, और ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे प्री क्लोज कॉन्टेक्ट लिया गया है सेम। और आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है, ट्रिप सर्किट 1 और ट्रिप सर्किट 2। तो ये अभी आपने समझ लिया कि अभी यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज किया गया है। तो वो आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सिर्फ डीसी ही क्यों, कंट्रोल सर्किट में सिर्फ डीसी ही यूज क्यों करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिससे कि इसका फायदा ये होता है कि स्विचिंग और कंट्रोल में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसीलिए हम डीसी यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत से फेरुल नंबर्स है इसमें, जैसे कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ K2 K9, तो ये सब क्या है, ये फेरुल नंबर्स है। और ये इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि इससे वायर की पहचान होती है। जैसे कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है इस सर्किट में तो हम उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि ये वायर किस सर्किट की है। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। और आप ड्राइंग में बहुत से नंबर्स देख सकते हैं कि 52 ही क्यों किया है यूज, या फिर 94 यूज किया है। तो ये नंबर्स ही क्यों, तो ये होते हैं ANSI कोड्स। ओके, तो ये ANSI कोड्स जो होते हैं ये अलग अलग उपकरणों की पहचान के लिए होते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए 52 जो है वो कोड ब्रेकर के लिए होता है, और जो 94 आप देख रहे हैं ड्राइंग में ये होता है एंटी बम्पिंग सर्किट के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप मतलब मान लीजिए ये ब्रेकर अगर इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है और ये ब्रेकर जा रहा है किसी दूसरे देश में, जहां पर अगर कोई समझ लो किसी वर्कर को या फिर किसी टेक्नीशियन को उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर उसे वो कोड पता है कि वो कोड किस चीज का है, तो उसे ये आसानी हो जाएगी ये कि ये कोड जो है इस चीज का है। तो मुझे अगर इंग्लिश में पढ़ने भी नहीं आ रहा है तो भी मैं उसे समझ सकता हूं। तो ये उसका फायदा होता है, इसलिए ये कोड जो है वो ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और आपको जो फ्यूज है उसमें FC1 FC2 ये जो देख रहे हैं ये सर्किट को जो है वो ओवरलोड से बचाने के लिए रहते हैं। अगर करंट बढ़ जाता है तो ये फ्यूज जो है वो ब्लो हो जाते हैं और ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें जो भी हमने समझ ली। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने ऐसे डिटेल में आपको और भी कई सारी ड्राइंग्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगली और कौन सी ड्राइंग समझनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखते रहिए टेस्ला टॉक, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई भी अगर दोस्त हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है बढ़ रहे हैं और उन्हें अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं रहे तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर।